बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हम उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, हमने पहले केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 9th और 10th के, तो अब हम लोग 9th और 10th का मैथ्स भी साथ साथ किया करेंगे। और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जैसे मैं केमिस्ट्री के लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छे से मैथ्स के लेक्चर डिलीवर किए जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा जो रूल होता है कि हमने जो भी यूनिट या जो भी चैप्टर स्टार्ट करना है हम उसकी पहले की डिस्कस करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस को देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे कि जो मैट्रिसेस होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इन सभी मैट्रिसेस की जो टाइप्स है मैट्रिक्स की उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे कि हम मैट्रिसेस को, मैट्रिक्स जो है उसे हम कॉलम बोलते हैं और ये सिंगुलर होता है। और मैट्रिसेस जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं मतलब कॉलमों कह लें उसे, तो वो उसका प्लूरल हो जाता है। ओके, तो हम मैट्रिसेस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे कि हम मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं, कौन सा रूल है जिसको फॉलो करते हुए हम मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे, और कौन सा रूल है जिसको फॉलो करते हुए हम मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करेंगे। और फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे कि मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, इनके रूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो हमें समझ आती है कि अब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम पॉइंट्स कवर करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का, फिर डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ये चीज़ें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस यूनिट में आप लोग दो मेथड करेंगे, बल्कि 9th क्लास में ही मोस्टली दो मेथड ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक को हम बोलते हैं क्रैमर रूल। ठीक है, तो हम इन दो मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना भी सीखेंगे। तो ये है इस चैप्टर की आउटलाइंस। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। चलें अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब हम यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 की पहले कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आप लोग कहते हैं, आपने 7 और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा मैथ्स में कि ओड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, आपने 8th क्लास में मैथ्स में आपने ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो वो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं इन सब को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर भी हम आने वाले यूनिट्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने क्या ध्यान में रखना है, रियल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल और इरैशनल नंबर्स को अगर आप यूनियन उनका कर लें, यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोगों ने 8th क्लास में किया होगा, तो यूनियन अगर हम कर लें उनका तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब उसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं, जैसे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं,
इवन नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आते हैं, ओड नंबर भी आते हैं। तो ये जो सभी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स की जो एक कलेक्शन है उसे हम रियल नंबर में काउंट करते हैं। ओके, तो अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर एरे, एक मुस्ततीली खाका है किस चीज का? हकीकी अदाद का। जैसा कि आपके पास नंबर्स अगर हो 0 1 2 3 4 7, तो आप इसको अगर इन रियल नंबर्स को आप एक मुस्ततीली खाके में लिख दें, रेक्टेंगुलर एरे में लिख दें, और फिर आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें, बंद कर दें, तो फिर ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ 0 1 2 3 4 एंड 7, ये मैंने क्या बना लिया है? एक मुस्ततीली खाका। अब इस मुस्ततीली खाके को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दूं, रियल नंबर्स का मुस्ततीली खाका बना लूं और उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बड़ी ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दूं, बंद कर दूं, तो उसे मैं बोलूंगी मैट्रिक्स। ओके, आगे ये समझ ध्यान ये रहे कि मैट्रिक्स में हम सिर्फ रियल नंबर्स को यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज नहीं करते हैं। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पहले आप पढ़ चुके हैं ना, वो सभी रियल नंबर्स ही हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपने 9th क्लास के आने वाले चैप्टर्स में, यूनिट्स में डिस्कस करने हैं। तो ये हो गया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिस्कवर किया था ऑर्थर कैले ने। ऑर्थर कैले जो है ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था और इसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी, और उस मैट्रिसेस की थ्योरी में उसने ये मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ उसने बताया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में। फिर अब उसके बाद जो नंबर्स मैंने रेक्टेंगुलर एरे में लिख दिए हैं, उनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं, आपको एक्स और वाई एक्सिस का पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो लाइनें लगाती हूँ तो इस लाइन को मैं बोलूंगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन होगी वर्टिकल लाइन। ओके, तो इसी तरह मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो एंट्रीज या वो अदाद, अब इसमें जो मैंने नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे हम? एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ये उस मैट्रिक्स की एंट्रीज है, या आप कह लेंगे अरकान, कि मैट्रिक्स का ये रुकन है। अब इनमें से अगर मैं कहूँ कि क्या 5 इस मैट्रिक्स का रुकन है? नहीं है, क्योंकि 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जो जो एंट्रीज या जो जो नंबर्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मैट्रिक्स का रुकन कहते हैं, या मैट्रिक्स के अरकान कहते हैं, या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज बोला जाता है। तो अब जो वर्टिकल एंट्रीज हैं, वर्टिकल एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे रोज और कॉलम की डेफिनेशन लिखी हुई है। रो क्या होती है? एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड एज रोज। ठीक है, जो एंट्रीज, जो अदाद अमूदी, आप कह लें अमूदी तरीका से लिखे गए हों, या आप कह लें इसे अमूदी तरीका से लिखे गए हों, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो उफकी कितारें होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। ठीक है, अमूदी मतलब इसको हम वर्टिकल कहते हैं और उर्दू में इसे हम कहते हैं अमूदी, और ये हॉरिजॉन्टल है और उर्दू में इसे हम बोलते हैं उफकी। तो उफकी कितारों में या उफकी तरीके से जो नंबर्स, जो अरकान होते हैं मैट्रिक्स के, उन्हें हम रोज कहते हैं, और जो अमूदी तरीका से अरकान लिखे गए हों उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। अंडरस्टूड? तो एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड एज रोज एंड द एंट्रीज इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। तो अगर इस कॉलम की इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम कहेंगे रो 1 और इसको हम बोलेंगे रो 2। फिर अगर दूसरी तरह से बात की जाए, वर्टिकल वे में बात की जाए, तो ये वर्टिकल लाइन लगी, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, तो इसे हम बोलेंगे कॉलम 1, सी रिप्रेजेंट्स कॉलम, इसे हम बोलेंगे कॉलम 2 और इसे हम बोलेंगे कॉलम 3। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर एरे जो होता है रियल नंबर्स का, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसे हम मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलते हैं। जो नंबर हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाते हैं उन्हें हम रो कहते हैं, रो ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो नंबर्स वर्टिकल वे में लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे ये समझ? उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? जो नंबर ऑफ रोज हैं
अगर हम उनको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लाइक अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितनी कितारें हैं, 2 कितारें हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2। और इसको अगर हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करें, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख दें 2/3। ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने का तरीका, 2/3 लिख लें या 2 क्रॉस 3 लिख लें। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी में नंबर ऑफ रोज जो हैं वो m हो किसी मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो तो उसका जो ऑर्डर है वो बन जाता है m/n। ठीक है, ये है जनरल वे। और इस तरह हमने स्पेसिफिक एग्जांपल से किया है कि इसमें रोज जो है वो 2 है और कॉलम 3 है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर क्या बन गया है 2/3। और यहाँ पे जिसको आप इस तरह से क्रॉस से लिख सकते हैं या आप बाय लिख के भी ऑर्डर को मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं इक्वल मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। ज्यादा बेहतर यही है कि आप इसको लिखें इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जमा होती है ना मैट्रिक्स की, तो इक्वल कब होंगे, 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास, वो कब इक्वल होंगे, उसके लिए उनको कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी उनमें कॉलमों की और कितारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। फिर एंट्रीज आर सेम, फिर उनके जो रुकन है उनको भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ, ए मैट्रिक्स है 1 और 4 और बी मैट्रिक्स है 5 और 6। अब इसमें कितनी रोज है, रो 1 रो 2 और कॉलम कितना है 1। ठीक है, इसमें भी कितनी है, रो 1 रो 2 और कॉलम जिसमें भी कितने हैं 1। दोनों में कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर है 2/1 और इसका भी ऑर्डर है 2/1। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन साथ ही दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पूरी हो तो हम कह देंगे कि ये इक्वल है, दूसरी भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखें पहली एंट्री क्या है 1, जबकि इसमें पहली एंट्री क्या है 5, इसमें दूसरी एंट्री 4 है और इसमें दूसरी एंट्री 6 है, तो इनकी एंट्री सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। लेकिन इसी तरह जब मैं एक तीसरा मैट्रिक्स लूं और वो तीसरा मैट्रिक्स मैं लूं 2 - 1 और 2 + 2, तो अब अगर आप इसको 2 - 1 और 2 + 2 को सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 1 = 1 एंड 2 + 2 = 4। तो अब यहाँ पे ये 1 और 4 है, यहाँ पे भी क्या है 1 और 4। इसमें भी 2 रोज है और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज है और 1 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों की एंट्रीज भी सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, A = C और यहाँ पे क्या आंसर आया था, A is not equal to B। कोई भी 2 मैट्रिसेस हो, AB हो, AC हो, BC हो, CD हो, जो भी हो, 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनमें जो एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो एंट्रीज भी सेम होंगी। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है हमने एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है, मुस्ततीली खाका होता है हकीकी अदाद का, और रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, उसमें जो अरकान अमूदी तरीका से लिखे गए हों वो कॉलम्स कहलाते हैं और जो अरकान उसकी तरीका से लिखे गए हों उन्हें हम रोज बोलते हैं। ठीक है, और हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड एज रोज एंड द एंट्रीज इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है कि एक कॉलम की जितनी कितारें हों उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसमें मौजूद कॉलमों की तादाद से तो वो उसका ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, फिर इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, 2 मैट्रिक्स हैं वो कब इक्वल हो सकते हैं, वो उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा, यानी उनमें कॉलमों और कितारों की तादाद भी बराबर होगी या कितारों और कॉलमों की तादाद भी बराबर होगी, और साथ ही जो
जी तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.1 हम सोल्व करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने इन मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। और ऑर्डर फाइंड करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या पता होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज पता होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ रोज हम कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो अगर हम इसका देखें तो इस मैट्रिक्स में अगर हम ये लाइन लगाएं तो कितनी लाइनें लगेंगी, 2। तो इसमें कितनी होगी, R1 और R2। और इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइंस लगाएं तो वो कितनी लगेंगी, वो भी 2 लगेंगी। ये हो गया C2 और ये हो गया C1। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ओवरऑल जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना आएगा, 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। फिर इसी तरह अगर हम F की बात करें तो F में सिर्फ एक एंट्री है, तो इसमें लाइन कैसे लगेगी, एक लाइन ऐसे लग जाएगी और एक लाइन ऐसे लग जाएगी। तो फिर इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 ऑर्डर है इसका। फिर अगर हम D की बात करें तो D में अगर हम लाइंस लगाना शुरू करें तो ये R1, ये R2, ये R3। और अगर हम वर्टिकल लाइन लगाएं तो वो सिर्फ एक लगेगी, C1। यानी इसमें टोटल रोज कितनी है, रोज इसमें 3 है और कॉलम इसमें 1 है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1, यानी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। और ये मैंने 3 पार्ट किए हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आपने इसमें क्या बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं या इनमें इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब हम पहले सबका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर अगर हम इसका लिखें 1 रो 1 कॉलम तो 1/1 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका है 1/2 ऑर्डर। फिर अगर हम C की बात करें तो इसमें लाइंस वर्टिकल 2 हैं और हॉरिजॉन्टल 1 है, तो ये इसका हो गया 1/2। D की बात करें तो D में 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 1 हॉरिजॉन्टल, तो ये है 1/2। फिर अगर हम E की बात करें तो E में 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 ऑर्डर। फिर अगर हम इसमें बात करें, इसमें 1 वर्टिकल है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। फिर अगर हम G की बात करें तो इसमें 2 वर्टिकल लाइंस और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2। H की बात करें तो H में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 ही वर्टिकल लाइंस, तो ऑर्डर हो गया है 2/2। फिर अगर हम I की बात करें तो I में 1 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया 1/2। फिर अगर हम J की बात करें तो J को पहले हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे, अब J में 2 + 2 ये मिला के एक एंट्री बनेगी, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 4 + 2 = 6, 2 + 0 = 2, ठीक है। तो इस तरह आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे जो किया है हम I को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3 और 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। और कोई इसमें नहीं है सॉल्व करने वाला। तो अब इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही इसमें वर्टिकल लाइंस है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ओके, तो अब हमने देखना है कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए ये कंडीशन फुलफिल करते हैं या नहीं। पहले तो देखें 2/2 किसका ऑर्डर है, J का ऑर्डर 2/2 है, फिर E का ऑर्डर 2/2 है और H का ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। अब A, E, H और J, इनको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, E, J और H,
इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2। फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या था कि इनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो ई की एंट्रीज है 4 0 6 2, जे की भी क्या है 4 0 6 और 2, इसी तरह एज की भी क्या है 4 0 6 और 2। इसका मतलब है E इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एज। ये तीनों मैट्रिक्स क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। उसके बाद देखें 1 by 1 किसका है, 1 by 1 ए का है और 1 by 1 किसी का भी नहीं है। अच्छा 1 by 2 देख लेते हैं। 1 by 2 बी का है, 1 by 2 सी का है, 1 by 2 डी का है और 1 by 2 आई का भी है और जी का भी है। तो अब हम इनमें से देखते हैं कि इनकी एंट्री सेम है या नहीं। बी की एंट्रीज देखी जाए तो 3 और 5 है, ठीक है। सी की एंट्री, सी के एलिमेंट्स देख लें। जो सी है, अच्छा जो सी है इसके एलिमेंट्स ऐसे नहीं है, इसके हैं 5 - 2 है, ये मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो 5 - 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 by 1 और यही 3 फिर ए भी है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सी, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स देखें तो 3 और 5 हैं, डी के क्या है 5 और 3 है, ठीक है। और अगर हम देखें आई के तो आई के भी क्या है 3 और 5 और इसमें एफ के जो है वो 2 और 6 है। किसी और के भी देखिए अगर 2 और 6 बनते हो तो हाँ, जो यहाँ पे जी है, जी की एंट्रीज हैं 3 - 1 और 3 + 3, ठीक है। तो 3 - 1 कितना हो गया 2 और 3 + 3 कितना हो गया है 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 by 1 और यही 2 by 1 ऑर्डर किसका है एफ का है और इनकी एंट्रीज भी क्या है सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू जी। फिर अगर हम बात करें फिर बी की बात की जाए, बी और जो आई है इनकी एंट्रीज क्या है 3 और 5, 3 और 5 और इनका ऑर्डर भी क्या है, इनका ऑर्डर है 1 by 2। इसी तरह बी है हमारे पास, आई है, बी में भी 3 और 5 और आई में भी 3 और 5, लेकिन डी में क्या है 5 और 3। इनका जो सीक्वेंस है या हम कह लें कि जो तरतीब है वो सेम नहीं है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है, ये पहली एंट्री क्या है 3, जबकि डी की पहली एंट्री क्या है 5 और 3 इसकी पहली एंट्री है और आई की पहली एंट्री 3 है। फिर बी की पहली एंट्री दूसरी एंट्री 5 है और आई की भी दूसरी एंट्री 5 है। तो इनकी एंट्रीज का जो पहली दूसरी तीसरी की एंट्रीज भी देखनी होती है कि वो भी सेम हो और सेम पोजीशन पे हो। तो जो बी है वो किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू आई। आगे ये समझ आप लोगों को। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स ये है थर्ड क्वेश्चन और इस थर्ड क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी की वैल्यूज को। डी इज स्मॉल, तो ए बी सी और डी की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है और जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनमें इक्वल का साइन है, इसका मतलब है इन मैट्रिसेस का ऑर्डर और इनकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, अब जो पहली एंट्री है हमने पहले भी डिस्कस किया कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए कि जो पहली एंट्री है वो किसके इक्वल होगी, दूसरे भी कॉलम की या मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होगी। तो इसे हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, a + c किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। उसके बाद a + 2b किसके बराबर हो जाएगा, a + 2b इज इक्वल टू -7। फिर c - 1 इज इक्वल टू 3, c - 1 is equal to 3 and 4d - 6 is equal to 2d, 4d - 6 is equal to 2d। अभी हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इनसे हमने इनको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद
हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी और डी की। अब देखें, इसमें अगर आप बात करें तो इसमें दो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, दो लेटर्स हैं, इन दोनों की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम हमेशा कब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एक वैल्यू पता हो तो फिर हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें सी की वैल्यू भी नहीं पता, ए की वैल्यू भी नहीं पता हो तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें अभी बी की वैल्यू भी नहीं पता है, ए की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक की पता होगी तो फिर हम दूसरी की फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ सी है, तो हम सी की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वन जो है वो इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गई है सी की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, a + 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इधर ऐड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -4। अब यहाँ पे आ जाए, इसमें हमें a की वैल्यू पता लग गई है ना, -4 है, तो यहाँ पे पुट करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, तो -7 + 4, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। फिर यहाँ पे 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो अब हम क्या करेंगे, 4d, अब 4d बड़ा है और 2d छोटा है, तो हम छोटी वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो ये है +2d, इधर आगे हो जाएगा -2d, ये -6 है, उधर क्या हो जाएगा +6, 4d - 2d इज इक्वल टू 2d, दैट इज इक्वल टू 6, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो इसका मतलब है डी की वैल्यू क्या आ गई है, 3। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब आपने वैल्यू फाइंड कर ली है, अब आपने पता करना है कि क्या मैंने जो वैल्यूज निकालनी है वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हम करते होते हैं वेरिफिकेशन। क्या करते हैं उसके लिए हम, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, जैसे a + c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो इसमें क्या था, a + c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a की भी वैल्यू पुट करें, c की भी वैल्यू पुट करें, वो 0 होनी चाहिए। a की वैल्यू और c की वैल्यू है, a की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है +4, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आंसर क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। इसका मतलब वैसे भी हमें पता है कि अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था। फिर यहाँ पे d की वैल्यू है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, d की वैल्यू की वेरिफिकेशन देख लेते हैं, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, d की वैल्यू क्या आई है, 3, तो यहाँ पे 4 × 3 - 6 और 2 × 3, 4 3s are 12 - 6, 3 2s are 6, तो 12 - 6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे भी आ गया 6, आंसर इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं वो वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के जो वैसे फर्स्ट पार्ट में जो था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कुछ पार्ट्स मैंने नहीं करवाया आपको, वो आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस के तौर पर हैं, और सॉल्व करके फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और जो भी प्रॉब्लम हुई वो आपने डिस्कस करनी है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।